नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन फील्ड हिंदी पर। क्वेश्चन फील्ड हिंदी, हिंदी साहित्य के लिए समर्पित एक ब्लॉग है और इस ब्लॉग में हमने एक नई सीरीज चालू की है जिसमें हम लिख रहे हैं एमए हिंदी साहित्य प्रथम सेमेस्टर के जो प्रथम प्रश्न पत्र है आदिकाल एवं पूर्व मध्यकाल पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के समर्पित यह ब्लॉग। तो इस व्लॉग में प्रश्न और उत्तर आपको मिलेंगे एमए हिंदी साहित्य से संबंधित। एमए हिंदी साहित्य का यह प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम सेमेस्टर का प्रथम भाग है और इसमें हमने लिखा है हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन के प्रयासों की समीक्षा कीजिए। अथवा यह प्रश्न आ सकता है हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए संक्षिप्त निबंध लिखिए। हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए और हिंदी साहित्य के इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट का एक लिस्ट बनाया हुआ है जहाँ पर आप आकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। जैसे कि आप यहाँ पर काल विभाजन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे काल विभाजन के सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको काल विभाजन के बारे में जानकारी देखने को मिल सकती है। उसी प्रकार यदि आप सीधा निष्कर्ष को देखना चाहते हैं तो सीधा निष्कर्ष को देख सकते हैं। निष्कर्ष सेक्शन में आप आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले काल विभाजन की आवश्यकता के बारे में जानते हैं। तो काल विभाजन की आवश्यकता किसी भी देश के साहित्य के इतिहास को निश्चित कालों में वर्गीकृत करना बहुत कठिन कार्य है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन के प्रयासों की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर हम समीक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहले समीक्षा के लिए पॉइंट बनाएंगे। काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, काल विभाजन के विविध आधार क्या क्या हैं, काल विभाजन के लिए जो मत प्रस्तुत किए गए कौन कौन से हैं, किसने क्या क्या कहा, वो सब लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे आदर्श काल विभाजन अपने मत के अनुसार। लास्ट में हम लिख देंगे निष्कर्ष। तो सबसे पहले पढ़ते हैं काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो किसी भी देश के साहित्य के इतिहास को निश्चित कालों में वर्गीकृत करना बहुत कठिन कार्य है। इसका प्रमुख कारण यह है कि साहित्य के इतिहास के प्रमाणिक और उपयुक्त आधारभूत सामग्री का अभाव होना, साहित्य के विभिन्न अंगों का समग्र रूप से ग्रहण करने तथा सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने हेतु काल विभाजन आवश्यक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने काल विभाजन की आवश्यकता के संबंध में लिखा है, किसी भी विषय वस्तु का बौद्धिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए उसे किन्हीं काल्पनिक पक्षों, खंडों, वर्गों या तत्वों में विभक्त कर लिया जाता है जिससे कि उसके विभिन्न अवयवों को समग्र रूप से ग्रहण किया जा सके। इतिहास में हम मुख्यतः देश या स्पेस के स्थान पर काल या टाइम का अध्ययन करते हैं। अतः अध्ययन की सुव्यवस्था की दृष्टि से उसे विभिन्न कालखंडों में बांट लेना सुविधाजनक एवं उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रकार साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से काल विभाजन अति आवश्यक है और साहित्य में समय समय पर अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तनों को काल विभाजन के आधार पर ही सरलता से समझा जा सकता है। तो काल विभाजन के विविध आधार क्या क्या रहे। तो काल विभाजन का सही तरीका आधार क्या हो, यह विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि काल विभाजन करते समय निम्नलिखित समस्याएं हमें उपस्थित होती हैं, हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं। पहला है, काल विभाजन करते समय रचनाओं का समय अथवा रचनाओं की प्रवृत्ति में से कौन सा आधार ग्रहण किया जाए। काल विभाजन की अवधि अथवा सीमा का निर्धारण किस आधार पर किया जाए। विविध कालों के नामकरण का आधार क्या हो। विविध रचनाओं का उल्लेख करने के लिए उसकी प्रामाणिकता का आधार क्या हो।
काल विभाजन के विविध आधार हो सकते हैं। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ नामक ग्रंथ में स्पष्ट किया है। सामान्यतः साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कृति, कर्ता, पद्धति और विषय की दृष्टि से कर लिया जाता है। कभी-कभी नामकरण का किसी सुदृढ़ आधार उपलब्ध न होने पर उस काल के किसी अत्यंत प्रभावशाली साहित्यकार के नाम पर उसका उच्चारण कर दिया जाता है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तथा प्रसाद युग आदि। कभी-कभी साहित्य सृजन की प्रमुख शैलियों के आधार पर काल विभाजन कर लिया जाता है, जैसे छायावादी युग, प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी युग आदि। इसके अतिरिक्त कभी-कभी मानव अ, मनोविज्ञान और तत्कालीन साहित्य की किसी प्रमुख प्रवृत्ति को नामकरण का आधार बना लिया जाता है। काल विभाजन के आधार के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में यह निष्कर्ष दिए गए हैं कि काल विभाजन साहित्य प्रवृत्तियों एवं रीति आदर्शों की समानता के आधार पर होना चाहिए। युगों का नामकरण यथासंभव मूल साहित्य चेतना को आधार मानकर साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार करना चाहिए, किंतु जहाँ ऐसा नहीं हो सकता वहाँ राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति को आधार बनाया जा सकता है, या फिर कभी-कभी विकल्प न होने पर निर्विशेष कालवाचक नाम को भी स्वीकार किया जा सकता है। नामकरण में एकरूपता काम्य है, किंतु उसे सायास सिद्ध करते हुए भ्रांतिपूर्ण नामकरण उचित नहीं है। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर आस अवसान के अनुसार होना चाहिए। जहाँ साहित्य के मूल स्वर अथवा उसकी मूल चेतना में परिवर्तन लक्षित हो और नए स्वर एवं चेतना का उदय हो, वहाँ युग की पूर्व सीमा, और जहाँ वह समाप्त होने लगे वहाँ उत्तर सीमा माननीय माननी चाहिए। वास्तव में उपर्युक्त निष्कर्ष मान्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में अनेक जटिल समस्याओं के होते हुए भी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। यथा डॉक्टर ग्रियर्सन का काल विभाजन की को देखें तो सर्वप्रथम डॉक्टर ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा और उसमें काल विभाजन का प्रयास किया। डॉक्टर ग्रियर्सन जो विदेशी थे, अतः उन्होंने सन के अनुसार काल विभाजन प्रस्तुत किया, जो कि निम्न प्रकार है। चारण काल 1700 से 1300 ईस्वी, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसी रीतिकाल, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया। इस प्रकार उन्होंने डॉक्टर ग्रियर्सन ने 11 भाग में बांट दिया। डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन अधिक स्पष्ट एवं वैज्ञानिक नहीं है और उनके द्वारा किए गए नाम युग विशेष के प्रतीक न होकर अध्यायों के शीर्षक से नामकरण के आधार में शामिल नहीं है तथा 14वीं सदी को उन्होंने इतिहास में सम्मिलित ही नहीं किया है। आगे देखते हैं तो मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। तो डॉक्टर ग्रियर्सन के पश्चात मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया और उन्होंने अपने ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में निम्न प्रकार का विभाजन किया। आरंभिक काल, पूर्वारंभिक काल। आरंभिक काल को दो भागों में बांटा। पूर्वारंभिक काल संवत 700 से 1343 विक्रमी तक, और उत्तरारंभिक काल संवत 1344 से 1444 विक्रम संवत तक। माध्यमिक काल तो पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 विक्रमी तक। प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1680 विक्रमी तक। अलंकृत काल, पूर्वालंकृत काल संवत 1681 से 1790 विक्रमी तक। उत्तरालंकृत काल संवत 1791 से 1889 तक। परिवर्तन काल संवत 1890 से 1925 विक्रमी तक। वर्तमान काल संवत 1926 विक्रमी से अब तक। यह काल विभाजन स्पष्ट अवश्य है परंतु वैज्ञानिक नहीं है और इसमें समय की अवधि दोषपूर्ण है। जैसे आरंभिक काल को तो 700 से 800 वर्षों में विभाजित किया है, जबकि माध्यमिक काल को
100 वर्षों में। इसके अतिरिक्त मिश्र बंधुओं ने के द्वारा किए गए काल विभाजन में हिंदी साहित्य के काल विभाजन में 35 वर्षों के लिए के परिवर्तन काल नाम देना भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। इस आधार पर मिश्र बंधुओं के काल विभाजन को कई विद्वानों ने सिरे से नकार दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन तो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में मिश्र बंधुओं के प्रयासों के पश्चात इस दिशा में जिस आचार्य ने कदम बढ़ाया उसका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ला। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया काल विभाजन अधिक वैज्ञानिक, स्पष्ट, सुव्यवस्थित और प्रमाणित रहा और यह विभाजन निम्नांकित है। आदिकाल वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। पूर्व माध्यमिक काल जो कि भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक। और उत्तर मध्यकाल जो कि रीतिकालीन संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। और आधुनिक काल जो कि गद्य काल है और संवत 1900 से विक्रम संवत से अब तक चल रहा है। शुक्ल जी ने प्रथम काल का नामकरण प्रवृत्ति विशेष के आधार पर किया है, क्योंकि आदि काल में वीर गाथाएं बहुतायत में लिखी गई हैं और पूर्व मध्य काल में भक्ति की प्रवृत्तियों की अधीनता है। पहले उसे निर्गुण और सगुण दो धाराओं में या दो शाखाओं में विभाजित किया। तत्पश्चात निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी, सगुण की रामाश्रयी तथा कृष्णाश्रयी दो दो शाखाएं ही गईं। रीतिकाल में एक ही प्रवृत्ति की प्रधानता रही और इसलिए उसे रीतिकाल उत्तर मध्यकाल की संज्ञा दी गई। उक्त शुक्ल जी ने के अनुसार के नामकरण से स्वयं संतुष्ट नहीं हुए और रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला, वो कहते हैं। और आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है और इसलिए इस काल का नामकरण उन्होंने गद्य काल किया। और इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किया गया काल विभाजन अधिक स्पष्ट एवं वैज्ञानिक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का काल विभाजन की बात करें तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को ही स्वीकार किया है और अंतर केवल इतना है कि आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल को संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक माना है, जबकि श्याम सुंदर दास ने संवत 1050 से 1400 विक्रमी तक माना है और इसके विक्रम संवत तक माना है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रत्येक युग की विचारधारा का विकास आधुनिक काल तक खोजने का प्रयास किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन की बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने काल विभाजन में नवीनता का समावेश करते हुए हिंदी साहित्य को 5 कालों में विभाजित किया है। संधि काल जो कि संवत 750 से 1000 विक्रमी तक चला। चारण काल जो कि संवत 1000 से 1375 तक विक्रम संवत तक चला। और भक्ति काल जो कि संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक चला। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक चला। आधुनिक काल जो है संवत 1900 से अद्यतन तक चला आ रहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल, चरण काल दो भागों में विभाजित किया तथा हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से न मानकर संवत 750 से माना है, जो अधिक उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यह समय तो निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा का रचना काल है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रस्तुत काल विभाजन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन निम्नांकित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 10वीं सदी से 14वीं सदी तक। भक्ति साहित्य 14वीं सदी से 16वीं सदी मध्य तक। रीतिकाव्य जो 16वीं सदी से मध्य से भाग से 19वीं सदी के मध्य भाग तक। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य भाग से आज तक है। डॉक्टर द्विवेदी का मत आचार्य शुक्ल से मिलता है और अंतर यह है कि द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ
जो प्रारंभ है वो शुक्ल जी ने 50 वर्ष पूर्व माना है तथा प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल की अपेक्षा आदिकाल नाम देना उचित समझा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन कर नवीन तथा वैज्ञानिक ढंग से हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है और उनका काल विभाजन निम्न प्रकार है। प्रारंभिक काल जो कि संवत 1184 से 1350 तक चला। पूर्व मध्यकाल जो कि संवत 1350 से 1600 विक्रम संवत तक चला और उत्तर मध्यकाल जो कि 1600 से 1857 ईस्वी तक चला और आधुनिक काल जो कि 1857 से अब तक चला। डॉक्टर गुप्त का काल विभाजन यद्यपि स्पष्ट और व्यापक है परंतु यह भ्रमित करने वाला प्रतीत होता है क्योंकि उन्होंने आदिकाल में 2 परंपराएं धार्मिक रास काव्य परंपरा एवं संत काव्य परंपरा तथा मध्यकाल में 11 परंपराएं दिखाई हैं। जैसे कि धर्माश्रय में 4 परंपरा दिखाई है, संत काव्य परंपरा, पौराणिक गिद्धि परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा और चौथा है रसिक भक्ति काव्य परंपरा। और उसी क्रम में राज्याश्रय में पहला है मैथिली मैथिली गीति परंपरा, दूसरा है ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, तीसरा ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक परंपरा और पांचवा है शास्त्रीय मुक्त परंपरा। आगे देखते हैं तो लोकाश्रय में उन्होंने 2 भागों में 2 परंपरा माना है, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा, दूसरा है स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। द्विवेदी जी ने आधुनिक काल को 5 भागों में विभाजित किया है। भारत हिंदू युग जो कि 1857 से 1900 तक चला और द्विवेदी युग जो कि 1900 से 1920 ईस्वी तक चला। छायावादी युग जो कि 1920 से 1934 ईस्वी तक चला और प्रगतिवाद युग जो कि संवत 1937 से 1945 ईस्वी तक चला। प्रयोगवाद सन 1945 से 1965 तक चला। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए तथा ऐतिहासिक कालक्रम तथा साहित्यिक विधा दोनों का आधार ग्रहण करते हुए हिंदी साहित्य का काल विभाजन निम्न प्रकार किया है और आदि काल को उन्होंने 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना है अर्थात 1650 से 1350 तक माना है। भक्ति काल 14वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य तक सन 1350 से 1650 ईस्वी तक माना है। रीति काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य अर्थात 1650 से 1850 तक माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल की बात करें तो 19वीं सदी के मध्य से अब तक का माना है अर्थात उन्होंने सन 1850 से ईस्वी से अब तक माना है। पुनर्जागरण काल भारत हिंदू काल सन 1857 से 1900 तक चला और जागरण सुधार या द्विवेदी काल जो कि 1900 से 1918 तक चला। और आगे देखें तो छाया काल जो है सन 1918 से 1938 तक, छायावादोत्तर काल, प्रगति प्रयोग काल सन 1938 से 1953 तक, नवलेखन काल सन 1953 से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ला और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुरूप ही रहा। अंतर यह है कि डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल का प्रारंभ 7वीं सदी के मध्य से माना है जबकि शुक्ल जी ने संवत 1050 से तथा आचार्य द्विवेदी ने 10वीं सदी से। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल में कुछ संशोधन किया है और उन्होंने 25 का हिसाब रखा है पर वह यथार्थ स्थिति के अनुकूल नहीं है अतः उसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर देना समुचित न होगा। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि कुछ विद्वानों ने संवत के अनुसार और कुछ ने सन के अनुसार काल विभाजन प्रस्तुत किया है। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व हमारे यहाँ संवत ही चलता था। आंग्ल शासन में सन का प्रारंभ हुआ। सन का संवत में 57 वर्ष का अंतर है और जैसे सन 1318 का संवत होगा 1375 सन के साथ ईस्वी और संवत के साथ विक्रमी का प्रयोग मिलता है। आदर्श काल विभाजन की बात करें तो विभिन्न विद्वानों के मतों का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है और इसमें हमें समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब तक की प्राप्त सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन अधिक स्पष्ट है, वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित रहा है और इन
तीनों के समन्वयात्मक रूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नांकित 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, आदिकाल संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक, भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक और रीतिकाल अथवा श्रृंगार काल जो कि संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक चलता है। आधुनिक काल की बात करें तो वो 1900 से अद्यतन आज तक है। निष्कर्ष तो सत्यता यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन अधिक स्पष्ट माना जाता है और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शब्दों में कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में कह सकते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की उपर्युक्त दीर्घ परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कार्य उसका वह मध्यवर्ती प्रकाश स्तंभ है जिसके समक्ष अपनी सभी पूर्ववर्ती प्रयास आधारभूत प्रतीत होते हैं, जो साथ ही परवर्ती प्रयास करके अवलोकन से अवलोकित हैं। तो यह था हमारा हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन के प्रयासों की समीक्षा। आपको यह पोस्ट कैसा लगा प्लीज़ आप बताएं कमेंट के माध्यम से और ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।